स्क्विड गेम सीजन 3 एपिसोड 1 की शुरुआत वहीं से होती है जहां लास्ट सीजन का लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। पिंक गार्ड्स ने लगभग सभी प्लेयर्स को मार दिया था जो भी इन गेम्स के रूल्स के खिलाफ गए थे, लेकिन गार्ड 11 ने प्लेयर नंबर 246 को जान से नहीं मारा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो काफी समय से इस पे नजर रख रही थी और वो इस प्लेयर की कंडीशन को समझती थी। प्लेयर 246 की बेटी दरअसल काफी बीमार थी और वो यहाँ उसके इलाज के पैसे ही जमा करने आया था। सारे गार्ड्स मिलके 246 की बॉडी को वर्करूम में ले जाने लगते हैं, तो गार्ड 11 कहती है कि मुझे वर्करूम में ले चलो। अब जो हम एक ही टीम ही हैं, तो हमारे बीच कोई भी सीक्रेट्स नहीं रहने चाहिए। वही कुछ गार्ड्स एक कॉफिन को प्लेयर्स के रूम में रख जाते हैं। इसमें गीहुन था जिसे इन्होंने जिंदा छोड़ दिया था। गीहुन बेहोशी से उठता है तो उन गार्ड्स पर चिल्लाने लगता है कि सबको तो मार दिया, मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया। शिप में जूनहो और उसके साथियों को पता चल गया था कि इनका एक सोल्जर कल रात मारा गया है। अब उसे मारा तो असल में कैप्टन पार्क नहीं था। उस सोल्जर को ये मालूम चल गया था कि पार्क उन गेम वालों के साथ ही मिला हुआ है, तो पार्क ने शिप से गिराकर उसे जान से मार दिया। लेकिन यहां वो ये झूठ बोलता है कि शायद वो नशे में रात को शिप से गिर गया होगा। फ्रंटमैन कैप्टन पार्क को कहता है कि अगर इन्हें गेम वाली जगह के बारे में कुछ भी पता चले तो तुरंत इन्हें जान से मार देना। गेम में वापस से वोटिंग कराई जाती है। सभी आकर वोट्स देते हैं और फैसला ये होता है कि गेम कंटिन्यू की जाएगी। गीहुन बहुत ट्रॉमा में था। ये लोग बहुत बुरी तरह अपने प्लान में फेल हो गए थे और इनके काफी साथी मारे गए थे। काफी लोग इस पर ही शक करते हैं कि कहीं यही तो गेम में मिला हुआ नहीं है। प्लेयर 44 गीहुन के पास आके फालतू की बातें करने लगती है तो ये उसका गला पकड़ लेता है। वहीं पर वो दोनों गार्ड्स वर्करूम में आ गए थे। यहाँ पहले से ही 3 लोग मौजूद थे जो प्लेयर 246 की बॉडी को कॉफिन से बाहर निकालते हैं और उसके ऑर्गन्स को निकालने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त नंबर 11 एक गन निकालती है। वो वहां के सारे गार्ड्स को शूट करके जान से मार देती है और बस डॉक्टर को जिंदा रखती है ताकि वो 246 को ट्रीट कर पाए। सभी प्लेयर्स अपना अपना खाना लेने जाते हैं, लेकिन गीहुन बिल्कुल शांत अपने बेड के पास बैठा हुआ था। कुछ और प्लेयर्स आकर उसे कुछ खा लेने को एडवाइस करते हैं और प्लेयर नंबर 120 ह्यूनजू गीहुन से उसकी गलती की माफी मांगती है। लेकिन प्लेयर 7 योसेक पॉइंट आउट करता है कि सारी गलती प्लेयर 388 देहो की है। अगर वो मैगजीन्स समय पर ले जाता तो ये लोग यहां नहीं होते। गीहुन ये सारी बात सुनता है और उसे भी सेम ऐसा ही लगता है और अब गीहुन का सारा गुस्सा देहो से था। रात में जूनहो के पास वुसोक आता है। वुसोक कहीं ना कहीं समझ गया था कि कैप्टन पार्क में कुछ तो झोल है। वो सेम बात जूनहो को बताता है, लेकिन वो उसकी बात मानने से साफ मना कर देता है। कैप्टन पार्क ने ही उसकी डूबने से जान बचाई और वो इतने सालों से उसकी वो आइलैंड ढूंढने में मदद कर रहे हैं, तो जूनहो को ये बातें फालतू की लगती है। समय आता है अब इन सभी के अगले गेम का। ये लोग जैसे ही रूम से बाहर निकलते हैं तो इन्हें बाहर उन सभी की बॉडीज लटकी हुई दिखती है जो कल मारे गए। इसमें जंगबे भी शामिल था। पीछे से एक लेडी अनाउंस करती है कि अगर अब कोई भी गेम के रूल्स को तोड़ेगा तो उसके साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। दूसरी तरफ डॉक्टर नोयुल को बताता है कि इसके सारे ऑर्गन्स तो सही से काम कर रहे हैं, लेकिन इसे अर्जेंट ब्लड की जरूरत है। तो नोयुल डॉक्टर को उसकी बॉडी से ब्लड निकालने को कहती है। सभी प्लेयर्स का अगला गेम था हाइड एंड सीक। इनको रैंडमली एक ब्लू या एक रेड बॉल असाइन करी जाती है और इसी कलर के बेस पर इनकी एक टीम बनती है। रूल्स के अनुसार ब्लू टीम वालों को छुपना होगा और रेड टीम वाले ब्लू टीम वालों को ढूंढेंगे। ब्लू टीम को एक एक चाबी दी जाती है। जिस अरीना में ये इस गेम को खेलेंगे वहां कई सारे दरवाजे होंगे और उनमें से ही एक दरवाजा एग्जिट का भी होगा। वही रेड टीम को एक एक चाकू दिया जाता है जिसे हर प्लेयर को ब्लू टीम के एथलीस्ट एक प्लेयर को 30 मिनट के अंदर मारना है। सभी को कुछ समय दिया जाता है अपने रोल्स को चेंज करने के लिए। अगर दोनों पार्टीज अग्री करती है तो ये अपनी टीम्स चेंज कर सकते हैं। कैप्टन पार्क और जूनहो एक नए मिशन के लिए निकल रहे थे। वुसोक ने आने से लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया क्योंकि उसे पार्क पर विश्वास नहीं था। गेम में प्लेयर 124 नामग्यू प्लेयर 125 मिनसू को बहुत बुली करता है
और कहता है कि जब उसने प्लेयर 380 को मारा तो वो बस देखता रहा और उसने कुछ भी नहीं किया। काफी लोग टीम्स चेंज करने लगते हैं। 333 म्यूंगी अपनी गर्लफ्रेंड प्लेयर 222 जून ही से बोलता है कि तुम ब्लू टीम में चली जाओ। तुम एक मर्डरर नहीं हो और तुम कभी भी किसी को मार नहीं सकती। मैं हंटर बनूंगा तो तुम्हें और हमारे बच्चे को प्रोटेक्ट करूंगा। जिन्हें नहीं पता, इस समय जून ही के पेट में इन दोनों का बच्चा था। वही योंसिक अपनी मॉम जियमजा से टीम चेंज करता है और खुद रेड टीम ही चला जाता है। गीहुन रेड टीम ही था और वो देहो पर बहुत गुस्सा था। देहो इसके पास आता है और कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी। कोई चांस ही नहीं था कि हम उस फाइट को जीत पाते। इससे गीहुन का देहो पर गुस्सा और भी बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद सारे ब्लू प्लेयर्स अरीना में जाते हैं, जहां उनके पास 5 मिनट थे रेड टीम से छुपने को। 5 मिनट पूरे होते हैं और रेड टीम भी अरीना की तरफ बढ़ती है और गीहुन पूरी तरह से तैयार था देहो को जान से मार देने के लिए। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में डॉक्टर ने 246 को सही कर दिया, लेकिन 11 ने फिर भी उसे शूट करा और डॉक्टर और 246 के कपड़े आपस में बदल दिए। इससे प्लेयर 246 एक गार्ड बन गया और वो डॉक्टर एक प्लेयर। वही गेम चालू हो गई थी। प्लेयर 333 और प्लेयर 124 एक टीम बनकर काम कर रहे थे। जू ही, ह्यून जू और गैमजा साथ साथ चल रहे थे। इनके पास 3 अलग अलग शेप्स की चाबियां थी, मतलब ये तीनों साथ में कोई भी दरवाजा खोल सकते थे। गैमजा ने सारी चाबियां ह्यून जू को दे दी, एज उसके पास ये सेफ रहेंगी। गीहोन देहो की खोज में था। उसे एक ब्लू टीम का प्लेयर दिखता भी है, लेकिन ये देख के कि वो देहो नहीं है, वो उसे नहीं मारता। नामग्यू और म्यूंगी प्लेयर 235 का पीछा कर रहे थे। वो उसे एक कमरे में पकड़ लेते हैं, तो म्यूंगी बोलता है कि हम इसे साथ में मारेंगे, इससे हम दोनों पास कर जाएंगे। ये एक साथ उसे मारते हैं, लेकिन इससे इन दोनों का आधा ही किल काउंट होता है। मतलब अभी इन्हें एक प्लेयर और मारना पड़ेगा। वही रेड टीम का प्लेयर 226 उन तीनों के पीछे पड़ गया था। ये उससे बचने के लिए सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो जून ही का पैर फिसल जाता है और उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। ह्यून जू रेड प्लेयर से एक हैंड एंड फाइट करती है और उसे मार गिराती है और अब इनके पास भी एक चाकू आ गया था। ये तीनों फिर एक रूम में जाकर छुप जाते हैं। जून ही की इंजरी काफी खराब थी और वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी। ये बाकी दोनों को इसे यही छोड़ जाने को कहती है, लेकिन वो नहीं मानते। नामग्यू और म्यूंगी ने एक और प्लेयर को मार दिया था, मतलब ये दोनों तो सेफ हो गए। नामग्यू कहता है कि हम जितने ज्यादा ब्लू प्लेयर्स को मारेंगे, हमारा प्राइज में शेयर उतना ही बढ़ेगा। तो अब इन्हें जो भी दिख रहा था, ये उसे मार रहे थे। वही जून ही लेबर में चली जाती है और बीच गेम में ही अपने बच्चे को जन्म देती है। ये सभी बच्चे को देख बहुत खुश थे, लेकिन तभी एक रेड प्लेयर यहां आ गया। ह्यून जू उससे लड़ी और उसने बड़ी मुश्किल से उसे मार दिया। इस लड़ाई में उसे भी चोट आई, लेकिन एक रूमी उसे यहां से निकलने का एग्जिट मिल गया। वो गयूम जा और जून ही के पास आई ताकि ये सब यहां से निकल जाए, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसे चाकू मार दिया। ये दरअसल म्यूंगी ही था। उसने सिर्फ कुछ पैसों के चलते ह्यून जू को बेफालतू में मार दिया था। म्यूंगी जून ही को देख यहां से निकल गया, लेकिन ये दोनों ह्यून जू की मौत से बहुत दुखी थे। वही गी हुन को देहो मिल गया। इन दोनों के बीच लड़ाई हुई और गी हुन यहां बार बार देहो को ब्लेम करता रहा। देहो दरअसल कोई सोल्जर नहीं था, उसने झूठ बोला था। अंत में गी हुन ने उसका गला दबा के उसे जान से मार दिया। इसके बाद उसने अपनी खुद की जान लेने की भी कोशिश की, लेकिन गार्ड्स ने ऐसा होने नहीं दिया। प्लेयर 125 मिन्सू को नामग्यू का नेकलेस मिल गया था जिसमें ड्रग्स थे। उसने उसमें से एक गोली खाई और एक रूम में आ गया जहां प्लेयर 44 सैन्यो थी। उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने नामग्यू है और यही उसका मौका है उससे बदला लेने का। मिन नामग्यू समझकर सियन न्यो को मार देता है। ग्यूमजा और जून ही के थोड़ा आगे चलते ही उन्हें एग्जिट का दरवाजा मिल गया। ये लोग उसे खोलने लगते हैं, मगर तभी यहां योंसिक आता है। योंसिक अभी तक किसी ब्लू प्लेयर को नहीं मार पाया था। वो जून ही को मारने आगे बढ़ता है पर गयूम उसे रोक लेती है। वो कहती है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन योंसिक उनकी बात नहीं मानता। अंत में जून ही के बच्चे को बचाने के लिए जियमजा
अपने ही बेटे पर हमला कर उसे मार देती है। गयुम को इससे दर्द तो बहुत हुआ, पर वो ऐसे जून ही और उसके बच्चे को मरने नहीं दे सकती थी। लास्ट में गार्ड्स आकर योनसिक को शूट कर देते हैं और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में गार्ड्स उन सभी की बॉडी को ले जाने लगते हैं जो मारे गए। तभी एक रेड प्लेयर एक गार्ड पर हमला करता है, लेकिन एक दूसरी गार्ड आकर उसे बचा लेती है। ये लोग अपने मास्क उतारते हैं तो हम इन गार्ड्स को देख पाते हैं। प्लेयर्स के रूम में नामग्यू की हालत खराब थी। उसके ड्रग्स गुम गए थे और उनके बिना वो ये गेम नहीं खेल पाएगा। वो वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी यहां एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। सभी लोग जून ही और उसके बच्चे को देखने लगते हैं। वहीं पर नो यूल प्लेयर 246 के साथ बाहर निकल रही थी। ये उससे पूछता है कि तुम मुझे क्यों बचा रही हो। नो यूल कहती है कि अगर जिंदा रहना है तो जैसा मैं बोलती हूं वैसा करो। सारे वीआईपी मिलकर लंच कर रहे थे। दोस्तों, जो गार हमें पहले दिखाए गए वो दरअसल ये वीआईपी ही थे। इन्हें एक बार गेम ही पार्टिसिपेट करना था तो ये गार्ड्स बनकर वहां गए थे। कमांडर को पता चलता है कि वर्करूम से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वो ऑर्डर देता है वहां जाकर चेक करने का। वही जून हो और टीम ने एक पास ही के आइलैंड पे ड्रोन भेजा उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वो सोक फोन करके बताता है कि कैप्टन पार्क का यहाँ कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। वो जहां पिछले कई सालों से रह रहा है वहां कोई इसे जानता ही नहीं है। ये काफी सस्पिशियस था, लेकिन जून हो इस पे इतना ध्यान नहीं देता। गेम की वोटिंग होती है। ग्यूमजा सबसे भीख मांगती है कि प्लीज गेम को यही रोक दो ताकि जून ही का बच्चा ना मारा जाए, लेकिन फिर भी मोस्टली प्लेयर्स ब्लू के लिए वोट करते हैं। नोयुल ने प्लेयर 246 को गार्ड 16 की चाबी दी और उसने बेसिकली गार्ड 16 की जगह ले ली। लेकिन कुछ ही देर के बाद गार्ड्स को ये मालूम चल जाता है कि जो वर्करूम में उनके सामने है वो दरअसल कोई प्लेयर नहीं है और बस प्लेयर के कपड़ों में गार्ड 16 है। जून हो ड्रोन की फुटेज से पहचान लेता है कि यही वो आइलैंड था जिस पर उसे गोली मारी गई थी। वो वहां जाता है और इस बात को कंफर्म करता है कि हाँ, यही वो आइलैंड है। रात में ग्यूम जागी हुन से रिक्वेस्ट करती है कि वो प्लीज जून ही की बेटी को बचाए, लेकिन गी हुन बोलता है वो किसी को नहीं बचा सकता। अगले दिन सुबह होते ही गार्ड्स एक कॉफिन लेकर रूम में आते हैं। वो यहां ग्यूमजा की बॉडी को लेने आए थे क्योंकि पिछली रात उसने सुसाइड कर लिया था। दूसरी तरफ वूसो कैप्टन पार्क के घर में घुस गया था। यहां बाहर उसे एक खूंखार कुत्ता बंधा हुआ दिखता है। अंदर जाने पर वूसो को कैप्टन पार्क की रिक्रूटर के साथ एक फोटो मिलती है। इससे वू को ये पक्का हो गया कि कैप्टन पार्क गेम वालों के साथ मिला हुआ है। लेकिन तभी वो कुत्ता आकर इस पर हमला कर देता है। वो जैसे तैसे कुत्ते को शूट करके अपनी जान बचाता है। बाहर जमीन के नीचे उसे एक पिंक गार्ड का सूट और बहुत सारे पैसे मिलते हैं, पर तभी पीछे से पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। सभी प्लेयर्स को अगले गेम के लिए ले जाया जाता है। गीहुन जून ही से कहता है कि अब से मैं तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखूंगा। इनका अगला गेम जंपिंग रोप था। दो बड़ी बड़ी डॉल्स एक दूसरे के सामने खड़ी थी और इन्हें रोप जंप करते हुए ब्रिज पार करना था। कोई भी आगे नहीं जा रहा था तो मिन्सू नामग्यू का नेकलेस ब्रिज पे फेंक देता है। नामग्यू भागता हुआ ब्रिज पर जाता है, लेकिन देखता है कि नेकलेस खाली था। आखिरी पिल मिन्सू ने खाली थी। रोप आती है और नामग्यू नीचे गिरकर मर जाता है। गीहुन फिर जून ही की बेटी को उठाता है और ब्रिज क्रॉस करने लगता है। ये मुश्किल तो बहुत था, लेकिन गीहुन इसमें कामयाब रहता है। वो फिर जून ही से कहता है कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा। जून ही के पैर में बुरी तरह लगी हुई थी, तो वो अकेले तो यहां आ ही नहीं सकती थी। प्लेयर 96 भी ब्रिज के पार आ गया था और वो अब बाकी सारे प्लेयर्स को नीचे गिराता जा रहा था जो भी ब्रिज क्रॉस कर रहे थे। गीहुन इससे बहुत चौंक गया और इसी के चलते वो वापस जून ही के पास नहीं जा पा रहा था। और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। अगले एपिसोड में 96 ने पैसे की भूख में कई प्लेयर्स मार दिए। गीहुन 96 को सामने से हट जाने को कहता है, वरना वो उसे नीचे धकेल देगा। वही म्यूंगी जून ही को उसके साथ चलने को बोलता है, पर जून ही म्यूंगी पर ह्यूनजू को मारने के लिए बहुत गुस्सा थी। वो उसके साथ नहीं आती। 96 गीहुन पर पीछे से हमला करता है। गीहुन बड़ी मुश्किल से उसके आंख पर मारता है और उसे ब्रिज के ऊपर फेंक देता है और लगातार घूमती हुई रोप 96 को नीचे गिरा देती है।
गीहुन जून ही के पास जाने लगता है कि तभी जून ही कहती है कि मेरे पास मत आओ। इस समय मेरी बेटी का जिंदा रहना जरूरी है और तुमने वादा किया था कि तुम उसका ख्याल रखोगे। और ये कहकर जून ही प्लेटफॉर्म से नीचे कूद जाती है और अपनी जान दे देती है। सारे वीआईपी ये डिस्कस करते हैं कि अब जून ही का बच्चा भी एक प्लेयर है। उसने भले ही कैसे भी लेकिन उस ब्रिज को पार किया, तो वो भी एक प्लेयर की तरह कंसिडर किया जाना चाहिए। तो अब जून ही की जगह उसकी बेटी प्लेयर 222 बन गई। रूम में दो प्लेयर्स आपस में डिस्कस करते हैं कि अब हम वोटिंग में एक्स दबा के यहां से निकल जाएंगे। फिर जब वोटिंग की बारी आती है तो गार्ड्स बताते हैं कि अब केवल 9 प्लेयर्स रह गए हैं, लेकिन प्लेयर्स के हिसाब से वो सिर्फ 8 बचे थे। गार्ड्स बताते हैं कि अब जून ही की बेटी भी एस प्ले 222 खेलेगी। बाकी प्लेयर्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर हम इस बच्चे को मार देंगे तो इसका शेयर हमें मिल जाएगा। लेकिन गार्ड्स उन्हें ये कहकर रोक देते हैं कि प्लेयर्स के बीच वायलेंस अलाउड नहीं है। पुलिस स्टेशन में वो बताता है कि कैप्टन पार्क एक ऐसे गेम में इन्वॉल्व है जो लोगों की जानें ले रहा है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते। वो सीधा कैप्टन पार्क को कॉल कर देते हैं और सारी बात समझाते हैं कि कोई आदमी आपके घर में घुस गया था और उसने आपका कुत्ता मार दिया। कैप्टन पार्क समझ गया था कि उसकी पोल खुल गई है, तो वो अपनी गन लेके रेडी हो जाता है। वही वो अपना फोन लेके यहां से भागने लगता है और जून हो को कॉल करके सारी बातें बता देता है। और तभी कैप्टन पार्क इन सभी डिटेक्टिव्स पर शूट करने लगता है। जून हो इस शूटिंग में बच गया था, तो वो पीछे से एक क्रॉसबो फायर करके पार्क को जख्मी कर देता है। जून हो पार्क से उस आइलैंड की लोकेशन पूछने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लोकेशन नहीं देता और कुछ ही देर में पार्क मर जाता है। जून हो ये फिगर आउट करता है कि वो आइलैंड जरूर वही होगा जहां पार्क ने जाने से मना किया था। तो ये और इसका एक और साथी जो इस शूटिंग में बच गया था, वो निकलते हैं आइलैंड की खोज में। सभी प्लेयर्स का अगला गेम बताया जाता है। इसमें इन्हें म्यूचुअली डिसाइड करके किन्हीं 3 प्लेयर्स को मारना होगा। 3 प्लेयर्स को मारना मिनिमम है, लेकिन अगर ये चाहे तो ये और भी प्लेयर्स को मार सकते हैं। गीहुन और मिन सू को छोड़ के बाकी सभी 6 प्लेयर्स ने एक टीम बना ली और ये डिसाइड किया कि वो बाकी तीनों प्लेयर्स को मार यहां से निकल जाएंगे। वोटिंग होती है और ये डिसाइड होता है कि अगला और फाइनल गेम खेला जाएगा। वहीं नो और प्लेयर 246 एक बोट लेकर फैसिलिटी से निकल गए थे। कमांडर नो को बताता है कि उन्हें मालूम चल गया है कि उसके साथ बोट में प्लेयर 246 है। अगर वो इसी वक्त वापस फैसिलिटी में नहीं आई तो वो 246 की बेटी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो नो तुरंत वापस फैसिलिटी जाने लगती है। फ्रंटमैन गी हुन को अपने पास बुलाता है। वो बताता है कि कल ये लोग तुम्हें और उस बच्ची को ही मारेंगे, तो तुम्हारे पास एक चॉइस है। फ्रंटमैन गी हुन को एक चाकू देता है और कहता है कि जाकर सभी को नींद में मार दो, फिर तुम यहां से इस बच्चे को लेकर निकल सकते हो। फ्रंटमैन अपना मास्क भी उतारता है और गी हुन उसे देखकर चौंक जाता है। गी हुन चाकू लेकर रूम में जाने लगता है और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड मीनो एक वेंट से होकर काफी मुश्किल से कमांडर के रूम में आ जाती है। गी हुन के सामने सभी प्लेयर्स सो रहे थे। उसके पास इस गेम को यही खत्म कर देने की अपॉर्चुनिटी थी। फ्रंटमैन भी आज से कई साल पहले एक प्लेयर था और सेम अपॉर्चुनिटी उसे भी दी गई थी। फ्रंटमैन ने बाकी सभी प्लेयर्स की जान लेके खुद इस गेम को जीतना सही समझा था, लेकिन गी हुन ऐसा नहीं करता। उसे अपने पहले गेम से साए ब्योक नजर आती है जो उसे बताती है कि वो एक अच्छा इंसान है। गी हुन रुक जाता है और किसी को भी नहीं मारता। कमांडर नो के गन पॉइंट पर था। वो उसे प्लेयर 246 के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करने को कहती है। ये लोग एक कंप्यूटर में से उसके रिकॉर्ड्स हटा देते हैं, पर नो को अभी भी कमांडर पर शक था। कमांडर बताता है कि रिकॉर्ड्स की एक हार्ड कॉपी भी है जो फ्रंटमैन के ऑफिस में है और वहां तुम मेरे बिना नहीं जा सकती। ये लोग एक लिफ्ट में आते हैं, पर तभी यहां कमांडर नो पर हमला कर देता है। काफी देर लड़ने के बाद वो उसे एक चाकू से घायल कर देता है और पूछता है कि तुम ये क्यों कर रही हो। नो बताती है कि 246 की बेटी बीमार है, तो 246 का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। कमांडर और नो दोनों नॉर्थ कोरिया से थे। कमांडर को शुरुआत से नो के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट था, लेकिन उसे इसकी असलियत के बारे में नहीं पता था। नो जैसे तैसे रेंगते हुए लिफ्ट के पास जाने लगती है। कमांडर कहता है तुम बिना मेरे लिफ्ट यूज कर ही नहीं सकती,
लेकिन लिफ्ट के अंदर दरअसल इसकी गन पड़ी थी। नो उससे शूट करके कमांडर को मार देती है। वहीं पर प्लेयर्स गेम वाली जगह पर आ गए थे। यहाँ बड़ी बड़ी 3 शेप्स थी। इन्हें हर शेप पे एक प्लेयर को जिंदा नीचे गिराना था और फिर अगली शेप पे आगे बढ़ना था। लेकिन अगर ये सीमित समय में किसी को भी नीचे नहीं गिरा पाए तो ये सभी मार दिए जाएंगे। ऊपर मिन्सू को हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं। कभी उसे अपने सामने थानोस लटका हुआ दिखता तो कभी नामग्यू। सभी प्लेयर्स डिसाइड करते हैं कि ये इस राउंड में बच्चे को गिराएंगे। पर म्यूंगी कहता है कि अगर हम बच्चे को गिराएंगे तो साथ में गी हुन भी जाएगा और फिर हमारे पास गिराने के लिए लोग कम बचेंगे। तो ये पहले मिन सू की तरफ बढ़ने लगते हैं। मिन सू इनसे माफी मांग रहा था और उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी गलती क्या है। पर तभी म्यूंगी एक मेटल पाइप से उसे नीचे धकेल देता है। लास्ट में मिन सू को सेमी की एक छोटी सी झलक दिखती है और मिन सू यहां मर जाता है। अगले राउंड में ये सभी गी हुन को एक स्ट्रॉ गेम खेलने को कहते हैं। जिसका पीस सबसे छोटा उसे ये नीचे धक्का दे देंगे। गी हुन कहीं न कहीं समझ गया था कि ये इनकी एक चाल है और तभी उनमें से एक प्लेयर गी हुन पर हमला कर देता है। बाकी सभी प्लेयर्स ने अपने कोट से उसे बांध रखा था। तो गी हुन अपना चाकू निकालता है और कोट को काट देता है और तभी पीछे से म्यूंगी मेटल की पाइप से उस प्लेयर को नीचे गिरा देता है। म्यूंगी गी हुन की साइड आ गया था और यहां वो सबको बताता है कि इस बच्ची का पिता मैं हूं। म्यूंगी ने इन सभी को ट्रिक किया था अपनी बच्ची को बचाने के लिए। तो फिर बाकी के प्लेयर्स अपनी टीम से ही प्लेयर 39 को मारने लगते हैं। ये सभी अगले राउंड में इसे नीचे फेंक देंगे और यहां से निकल जाएंगे। लेकिन गी हुन इन्हें 39 को मारने से मना करता है और स्ट्रॉ वाले गेम से डिसाइड करने को कहता है कि कौन नीचे जाएगा। लेकिन उसके ये बोलते ही यहां लड़ाई चालू हो गई। गी हुन ने एक प्लेयर को चाकू मार दिया और म्यूंगी ने एक प्लेयर नीचे गिरा दिया और अब बस ये 3 और प्लेयर 100 बचे थे। 100 बहुत गुजारिश करता है कि मुझे जाने दो, हम सब मिलके 39 को गिरा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पर म्यूंगी 100 को भी नीचे गिरा देता है। इस राउंड के बाद प्लेयर 39 कहता है कि मैं थक गया हूं। म्यूंगी यूं समझाने की बहुत कोशिश करता है पर वो वहां से कूद के अपनी जान ले लेता है और इसी के साथ एपिसोड 5 भी खत्म होता है। लास्ट एपिसोड में जूनहो और उसका साथी प्लेयर 246 की बोर्ड के पास आ गए थे। 246 उन्हें बताता है कि मैं एक गार्ड नहीं एक प्लेयर हूं और उन्हें वो आइलैंड भी दिखाता है जहां ये गेम खेली जा रही है। म्यूंगी गी हुन से उसकी बच्ची देने को कहता है। गी हुन को कहीं न कहीं पता था कि ये पैसों के लिए अपनी बच्ची की जान ले लेगा, पर फिर भी वो बच्ची को ब्रिज पर रख देता है। लेकिन ब्रिज बंद होने से एक सेकंड पहले गी हुन म्यूंगी के पास आ जाता है और ये लड़ने लगते हैं। नो यूल ने 246 के और अपने सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए थे और साथ ही फ्रंटमैन को ये पता लग गया था कि जूनहो रीइंफोर्समेंट लेके यहां आ रहा है। वही गेम में इन्हें राउंड चालू करने के लिए एक बटन दबाना था, लेकिन ये बिना बटन दबाए ही एक दूसरे से लड़ रहे थे। म्यूंगी गी हुन को डराता है कि अगर वो नहीं माना तो वो बच्ची को यहां से नीचे फेंक देगा। जैब म्यूंगी बच्ची को वापस जमीन पर रखता है तो गी हुन उस पर हमला करता है और ये दोनों प्लेटफॉर्म के नीचे लटक जाते हैं। म्यूंगी एक कोट के सहारे लटका हुआ था और कुछ ही देर में वो कोट फट जाता है और म्यूंगी नीचे गिर जाता है। म्यूंगी मारा गया था, लेकिन इन्होंने वो बटन नहीं दबाया था। मतलब राउंड चालू ही नहीं हुआ और म्यूंगी की डेथ कंसिडर ही नहीं हुई। गी हुन ऊपर आकर एक आखिरी बारस बच्ची को देखता है। अंत में वो कहता है कि हम हॉर्सेस नहीं हैं, हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमंस, और ये कहकर वो नीचे कूद जाता है। जिसका मतलब प्लेयर 222 वो बच्ची इस गेम को जीत गई थी। नो यूल अपने ऊपर गन पॉइंट करके ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन वो खुद को नहीं मारती। जूनहो फैसिलिटी में आ गया था तो फ्रंटमैन सबको यहां से निकालने का ऑर्डर देता है और 30 मिनट का एक टाइमर सेट करता है जिसके खत्म होते ही यहां सब तबाह हो जाएगा। फ्रंटमैन गी हुन को देखने आता है और बच्ची को लेके यहां से जाने लगता है कि तभी जूनहो उसके पीछे आ गया। उसने अपने बड़े भाई से पूछा कि तुम ये क्यों कर रहे हो, पर उसे इसका कोई जवाब नहीं मिला। 30 मिनट के बाद सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया और सभी लोग यहां से निकल गए। गी हुन के घर पर एक आदमी आया और वो उसके सारे पैसे लेकर यहां से चला गया, लेकिन ये मालूम नहीं चला कि ये कौन था। 6 महीने बाद नो यूल एक अम्यूजमेंट पार्क में प्लेयर 246 से उसका एक स्केच बनवा रही थी।
वो तो इसे जानती थी, लेकिन 246 को कोई आइडिया नहीं था कि ये कौन है। 246 की बेटी भी यहाँ आती है और नो यूल उसे देख के बहुत खुश होती है। नो यूल को एक कॉल आता है जिसे उसे पता लगता है कि उसकी बेटी, जो आज से कई साल पहले गुमशुदा हो गई थी, चाइना में है। तो वो उसे ढूंढने वहीं पर चली जाती है। आज वो जेल से बाहर आ गया था, तो उसे यहाँ से लेने उसका दोस्त और जून हो आते हैं। इन्हें बहुत शौक है कि गी हुन के घर से पैसे कौन ले गया। उसी रात जून हो को अपने रूम में प्लेयर 222 मिलती है और उसके साथ एक डेबिट कार्ड था जिसमें प्लेयर 222 के हिस्से के 45.6 बिलियन वॉन थे। वही फ्रंटमैन गी हुन की बेटी के यहाँ आता है। वो उसे एक बॉक्स पकड़ाता है और कहता है कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये उन्होंने तुम्हारे लिए भिजवाया है। इसमें गी हुन की ग्रीन ड्रेस थी और एक डेबिट कार्ड में गी हुन के हिस्से के सारे पैसे थे। आखिर में फ्रंटमैन एक गली में देखता है कि एक फीमेल रिक्रूटर लोगों के साथ वही सेम गेम खेल रही है। इसका मतलब यह है कि नो मैटर वॉट, कितनी भी कोशिश कर ली जाए, द गेम्स कंटिन्यू। और इसी के साथ स्क्विड गेम का सीजन 3 खत्म होता है।